देखो बच्चों, आज की क्लास में हम आपको केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन के बारे में बताएंगे। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो आपके सिलेबस में है, जो आपको नीट और जेई के लिए पढ़ना है, मींस एनसीईआरटी सिलेबस को कंप्लीट करने में कम से कम 3 से 4 क्लासेज लगेंगी, यानी 3 से 4 वीडियो जिसकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर इसके बाद भी टाइम अगर उपलब्ध रहा तो फिर हम कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन करना शुरू करेंगे। ठीक है, हम क्या शुरू कर रहे हैं? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। तो जैसे कि पाठ का नाम है दैनिक जीवन में रसायन, तो दैनिक जीवन में रसायन का मतलब है मानव जीवन में, मनुष्य के जीवन, ह्यूमन लाइफ में केमिस्ट्री का क्या रोल है, इसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, परिचय के बारे में बात करते हैं। जब तक किसी विषय के परिचय का नहीं, इंट्रोडक्शन जब तक हमें नहीं होगा तब तक हम लेकिन इसके बारे में हम आपको बता दें, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ का परिचय भी बड़ा व्यापक है, विस्तृत है। यहां पे भी हम संक्षिप्त रूप में इसके परिचय को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, देखिए हम शुरुआत काहे की बात है? दैनिक जीवन में। किसके दैनिक जीवन? हमारे दैनिक जीवन है, नहीं मनुष्य के दैनिक जीवन में। मनुष्य के दैनिक जीवन में सबसे पहले किस बात पे बात करनी होती है? मनुष्य के शरीर में। तो शरीर के बारे में हम बात कर लें तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में किसके बारे में? शरीर के बारे में बात करें, ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करें। वैसे ह्यूमन बॉडी के अलावा बाकी लिविंग बीइंग्स हैं, उनकी बॉडी के बारे में बात भी कर सकते हैं हम साथ में। ठीक, तो जो हमारा शरीर है, हमारा जो शरीर है और बॉडी, ये काहे के बने हुए थे? ये डिफरेंट केमिकल से मिलकर बना होता है, डिफरेंट केमिकल से मिलकर बना होता है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स है, हमारे शरीर में प्रोटीन है, हमारे शरीर में और भी ढेर सारे केमिकल्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम भी अपना काम करते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स भी हैं। ये सारे के सारे जो भी हमने नाम लिए, सारे के सारे सब्सटेंस क्या हैं? वे हमारी बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट्स हैं। क्या हैं ये? सारे के सारे केमिकल्स हैं, क्या है? रसायन हैं, रासायनिक पदार्थ हैं। तो दैनिक जीवन में जो बात करें, सबसे पहले हम शरीर की बात करें। शरीर क्या बना हुआ? ये रासायनिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। तत्व भी शामिल हैं, यौगिक भी शामिल हैं, आयन भी शामिल हैं, परमाणु अणु भी शामिल हैं। सबका रोल है, सरल भी हैं, जटिल भी हैं, सरल भी हैं, जटिल भी हैं। ये क्या है? हमारे शरीर में किनका रोल है? रसायन का। इससे पहले वाले पाठों में हमने अलग अलग जगहों पर क्या पढ़ा हुआ है? डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, different type of chemicals on the basis of chemistry, structure, their properties, उनके गुणों के आधार पर हमने, उनके स्ट्रक्चर के आधार पर हमने ये सारी चीजें हमने पढ़ी। उनके उपयोग भी कहीं कहीं पे हमने बीच बीच में पढ़े, और उन्हीं उपयोग को कुछ विशेष रूप में हम इसको, अब हम बात करते हैं शरीर के बाद हम कहां पे? अब जो शरीर है, शरीर की स्वच्छता के बारे में बात करते हैं। स्वच्छता, क्लीनिनेस, साफ सफाई। क्या होगा? साफ सफाई के लिए जैसे ही हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में साबुन आता है, हमारे दिमाग में डिटर्जेंट आता है, अपमार्जक, सोप, साबुन, डिटर्जेंट, अपमार्जक। दांत साफ करते हैं, टूथपेस्ट आते हैं, मंजन वगैरह आते हैं। अब दांत साफ करने के लिए हम दातुन का भी यूज करते हैं, लेकिन दातुन की हम यहां बात कर रहे हैं केमिकल्स की, तो हम केमिकल्स में बात करें मंजन क्या है? पेस्ट क्या है? टूथपेस्ट क्या है? टूथ पाउडर्स क्या है? दे आर द मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। ये क्या है? अनेक रासायनिक पदार्थों के मिश्रण होते हैं। वे ऐसे मिश्रण जो हमारे दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए, मुंह के लिए लाभदायक होते हैं। सोप, कपड़ों को सोप क्या होता है? आमतौर पर सोप कपड़ों को धोने के लिए भी होता है और शरीर धोने के लिए भी होता है। कपड़ा को धोने के लिए होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आमतौर पे कपड़ों का साबुन, क्लॉथ सोप। और जो दूसरा है जो शरीर धोने के लिए काम में आता है, उसे टॉयलेट सोप कहते हैं, नहाने का साबुन बोला जाता है ना। साबुन डिटर्जेंट होते हैं। डिटर्जेंट मेनली काहे के लिए होते हैं? डिटर्जेंट वैसे या तो हमारे कपड़ों को धोने के लिए होते हैं,
या फिर हम काहे के लिए बर्तन वगैरह धोते हैं, इन सब चीजों के लिए डिटर्जेंट का यूज करते हैं। मंजन हमने बता ही दिया है, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, ये हमें अपने, और भी इसके अलावा सफाई में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। शैम्पू क्या है? बालों को धोने के लिए। ये भी क्या है? एक अपमार्जक है, डिटर्जेंट टाइप का ही है। ये सोप क्या होते हैं? ये सॉल्ट होते हैं। डिटर्जेंट क्या होते हैं? ये सॉल्ट है। कुछ डिटर्जेंट ऐसे भी होते हैं जो सॉल्ट नहीं होते, अनायनिक कंपाउंड। ठीक है। अच्छा, शरीर की स्वच्छता, क्लीनिनेस के बाद फिर हम बात करेंगे शरीर का स्वास्थ्य। स्वच्छता तो है, स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। शरीर का स्वास्थ्य क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि हमारे शरीर का प्रत्येक अंग, ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी वर्क्स प्रॉपरली विदाउट एनी एबनॉर्मल एक्टिविटी, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, मीन्स वी कैन से दैट इज हेल्दी बॉडी। यानी जब हमारे शरीर का प्रत्येक अंग सही तरीके से काम करता है, बिना किसी रुकावट के काम करता है, बगैर किसी परेशानी के काम कर रहा होता है, तो हम कहते हैं हमारा शरीर स्वस्थ है। शरीर है, केमिकल से बना हुआ है, केमिकल्स रिएक्शन करते हैं, डेफिनेटली फिर क्या होगा? वो केमिकल्स के द्वारा इफेक्ट भी करते हैं, यानी शरीर पे भी प्रभाव होता है। तो शरीर की संपूर्ण क्रियाविधि को सही तरीके से चलाने के लिए, टू रन अवर बॉडी मैकेनिज्म ऑफ अवर होल बॉडी प्रॉपरली, क्या जरूरत पड़ेगी? सब चीज बिल्कुल फिट एंड फाइन होना चाहिए, हर चीज। तो कभी कभार शरीर बीमार हो सकता है। शरीर बीमार ना हो, बीमारियां शरीर में ना एंटर करें, उनके रोकने के लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। वो रुक गई, स्वस्थ बना रहेगा। मान लो बाई चांस एंटर कर गए, तो उनकी पहचान करनी पड़ेगी। पहचान करेंगे तो उसके लिए भी हमें कुछ जरूरत पड़ेगी। अब रोग पहचान, बीमारी की पहचान हो गई, डिसीज हमें पता लग गई, तो अब उसके ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट, थेरेपी भी चलेगी, है ना। तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए हमें केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। रोगों के रोकथाम के लिए जरूरत पड़ती है, रोगों के रोकथाम की पहचान के लिए जरूरत पड़ती है, रोगों के जो उपचार की जरूरत पड़ती है ना, टू डिटेक्ट एनी डिसीज, है ना, टू प्रिवेंट एनी डिसीज, एंड देन हो गई तो ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिसीज। इन सब के लिए हमें काय की रिक्वायरमेंट होगी? केमिकल्स की रिक्वायरमेंट। उनको क्या कहा जाता है? औषधियां कहा जाता है। ठीक है। ये स्वच्छता में, इसको हमें डिटेल्स में पढ़ना है आगे चल के, अगले क्लासेस में हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। सोप के बारे में पढ़ेंगे, डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे, और भी कुछ चीजों के बारे में पढ़ेंगे। स्वास्थ्य के बारे में तो यहां पे हम मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे, जितना सिलेबस में कम से उतना हम मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। शरीर की सुरक्षा, शरीर है, अब ऐसे फ्री छोड़ दीजिए शरीर को तो डैमेज हो सकता है, नुकसान, उसकी सुरक्षा के लिए हमें बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है ना। जैसे सबसे पहले क्या, शरीर की सुरक्षा के लिए सबसे पहला क्या होता है? क्लॉथ्स, कपड़े, वस्त्र कैसे बने होते हैं? फाइबर से बने होते हैं, रेशों से बने होते हैं। रेशे कहां से आते हैं? कुछ नेचर से आते हैं, कुछ नेचर से आते हैं, और कुछ केमिकल्स होते हैं। नेचर से आने वाले भी केमिकल्स हैं, वे नेचुरल फाइबर्स हो गए, प्राकृतिक रेशे, और हम कुछ कृत्रिम रेशे, रसायन विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर, मुख्य रूप से संघनन और बहुलकीकरण, संघनन और बहुलकीकरण की रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा हम कुछ कृत्रिम रेशे बनाते हैं। मुझे खूबसूरत, एक से अच्छे बढ़िया, सुविधाजनक, कन्वीनियंट क्लॉथ्स का निर्माण, कपड़ों का निर्माण करते, वस्त्रों का निर्माण करते हैं। तो सुरक्षा के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? सुरक्षा के लिए हमें कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है सुरक्षा में। जूते, ग्लव्स काय के बनते हैं? ग्लव्स भी सिंथेटिक बनते हैं, मुझे फाइबर्स के बनते हैं, है ना। शूज, ये भी सिंथेटिक के बनते हैं। सिंथेटिक क्या है? संश्लेषित पदार्थ। संश्लेषित पदार्थ कहां से आते हैं? सारे के सारे रसायन विज्ञान से आते हैं, केमिस्ट्री से आते हैं। तो हमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी रसायन, केमिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा हो गई, इसके बाद ये सारी चीजें, स्वच्छता भी हो गई, स्वास्थ्य भी होगा, सुरक्षा भी होगा, बॉडी के बारे में जानकारी भी। अब हमारे शरीर को सुविधाओं की आवश्यकता होती है। सुविधाओं की आवश्यकता होती है, उसमें क्या होता है? ईंधन, फ्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। फ्यूल्स कहां का जरूरत है? भोजन पकाना है तो वहां फ्यूल्स की रिक्वायरमेंट है। क्या है फ्यूल्स? केमिकल्स है, अलग अलग तरीके से हैं। कुछ सॉलिड फ्यूल्स हैं, कुछ लिक्विड फ्यूल्स हैं, कुछ गैसियस फ्यूल्स हैं, ठोस भी हैं, द्रव भी हैं, गैसें हैं, ईंधन भी है। भवन निर्माण,
घर बनाना है, भवन निर्माण में क्या होता है, सीमेंट का यूज करते हैं, मेनली सीमेंट यूज करते हैं, लगभग हर जगह सीमेंट ही यूज हो रहा होता है। अब सीमेंट क्या है, कैसे, नेचुरली तो मिलता नहीं है, ये बनाया जाता है, क्या है, जैसे मिक्सचर ऑफ केमिकल्स, ये रसायनों का मिश्रण होता है, एक विशेष प्रकार का मिश्रण होता है। इसके बाद सुविधाएं हो गई, सुविधाओं में हम ये बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम खाद्य पदार्थों के बारे में बात करते हैं। अब खाद्य पदार्थ क्या है, अब हम ये कहें फसल केमिकल से, अरे होते तो वो भी हैं, अनाज भी केमिकल से बना होता है, क्या होता है, गेहूं वगैरह है, ये कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, प्रोटीन्स भी होता है, विटामिन्स भी, ये सारी चीजें उनमें होती हैं। लेकिन हम खाद्य पदार्थों की सुरक्षा पर अगर हम विचार करें, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा पर विचार करें, तो अगर हम किसी खाद्य पदार्थ को थोड़ा सा लंबे समय तक सिक्योर करके रखना चाहते हैं तो उसमें कुछ सुरक्षा के लिए कुछ केमिकल्स मिलाए जा सकते हैं। ऐसे केमिकल्स मिलाए जा सकते हैं जो हार्मफुल ना हो, नुकसान नहीं करते हो, लेकिन हमारे खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करके रख सकते हैं। उनको हम परिरक्षक कहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। ये क्या है, रसायन है, केमिकल्स हैं, रासायनिक पदार्थ हैं, केमिकल्स हैं। खाद्य पदार्थों में चीनी, शुगर, ग्लूकोज, है ना, ये है क्या, ये भी खाद्य पदार्थ, ये भी केमिकल्स हैं, रासायनिक पदार्थ हैं। इनको क्या, इनका कहां यूज होता है, चीनी का मेनली यूज कहां होता है, खाने वाले पदार्थों को मीठा करने के लिए, मिठास उत्पन्न करने, स्वीटनेस प्रोड्यूस करने के लिए इनको कहा जाता है मधुरक हिंदी, और स्वीटनिंग एजेंट्स को कहा जाता है। ये तो नेचुरल है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये सारे के सारे शुगर, ये कहां पे मिलते हैं, नेचुरली हमें अलग अलग प्लांट से या किसी जगह से हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं, हम इनको डेवलप कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ ऐसे जो सिंथेटिक है, मैनमेड है, जैसे सेक्रीन एक स्वीटनिंग एजेंट है, और भी इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो फूड प्रोडक्ट्स में, और भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें, ऑयल है, फैट है, माना कि ये नेचुरल मिलते हैं, लेकिन सब हैं क्या, है तो सब केमिकल्स। ठीक, अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं, फिर हम जाते हैं अदर्स में, अन्य। इनमें हम एक दो चीजों के बारे में हम थोड़ा सा हम बात करेंगे। युद्ध विज्ञान, वॉर साइंस में आप देखिएगा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स तो यूज होते ही हैं, फिजिक्स कॉन्सेप्ट यूज होते हैं उसमें, है ना, लेकिन केमिकल्स का भी भरपूर यूज होता है। सबसे पहली बात है विस्फोटक के रूप में अगर हम बात करें तो विस्फोटक के रूप में हमें ढेर सारे रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, और विस्फोटक जितने भी है आमतौर पे जो आधुनिक युग में जो विस्फोटक प्रयोग में लाए जा रहे हैं, सारे के सारे संश्लेषित होते हैं। हम बताते हैं, डायनामाइट क्या है, ग्लिसरीन का नाइट्रो डेरिवेटिव, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, सिंपली उसको ट्राइनाइट्रोग्लिसरॉल भी कह देते हैं, टीएनजी भी कह देते हैं। उसको स्पेशली सिक्योर करके रखते हैं तो वो डायनामाइट कहलाता है, एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोसिव है। टोलुइन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, लेकिन जब उसका नाइट्रेशन हो जाता है तो बनता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन, टीएनटी। टीएनटी क्या है, वो आपका टीएनजी से भी स्ट्रॉन्गर एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक है। गन पाउडर, बारूद, ये क्या है, मिक्सचर ऑफ, स्पेशली ओल्ड टाइम की जो हम बात करें, मिक्सचर ऑफ 3 सिंपल सब्सटेंसेस। क्या है ये, कोक पाउडर, सल्फर पाउडर एंड पोटेशियम नाइट्रेट, शोरा। इन तीनों का एक डेफिनेट रेशियो में जब मिक्सचर बनाया जाता है तो गन पाउडर नहीं बताएंगे, सब ढूंढ लोगे तुम लोग को बना सकते हो, घर पे बारूद बनाओ, पता चला घर पे घोड़ दिया। बस हम ये बात कर सकते हैं कि उसमें सल्फर होता है, उसमें कोक पाउडर होता है, चारकोल पाउडर होता है, और उसमें पोटेशियम नाइट्रेट होता है। किस रेशियो में होता है ये हम नहीं बताएंगे। इनको मिलाएंगे हम तो क्या बनेगी, बारूद। जैसे बड़े बच्चे हैं तो इसमें रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी और भी बहुत सारे, टीएनजी है, टीएनपी है, पिक्रिक एसिड, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। और हम आपको जानकारी दे दें कि केमिस्ट्री में जितने भी नाइट्रो डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, आमतौर पे सारे के सारे एक्सप्लोसिव्स हैं। नाइट्रो कंपाउंड्स एक्सप्लोसिव्स हैं। अमोनियम नाइट्रेट एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोसिव है,
फर्टिलाइजर भी है स्ट्रॉन्ग एक्स। अगर हम खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में थोड़ा सा वापस लौट के जाए, अरे अच्छी फसल के लिए हमें क्या जरूरत होती है? उर्वरकों की आवश्यकता होती है। कुछ प्राकृतिक उर्वरक होते हैं, लेकिन हम कृत्रिम उर्वरक भी यूज करते हैं, यानी नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, साथ में हम आर्टिफिशियल भी हम यूज करते हैं, है ना। चलो थोड़ा सा विस्फोटक भी, हम वॉर साइंस के बारे में, अब हम अंतरिक्ष में भी चल जाते हैं। इसका अंतरिक्ष डिस्कवरी से वहां पे क्या भेजे जाते हैं? रॉकेट भेजा जाता है। रॉकेट में नॉर्मल डीजल पेट्रोल तो डाला नहीं जाता है, मिट्टी तेल डाला नहीं, कोयला जला के तो उसको भगाया नहीं जाएगा। ना एलपीजी है, ना पीएनजी, कुछ भी नहीं लगता उसमें, ना सीएनजी। उसमें स्पेशल टाइप ऑफ फ्यूल यूज करे जाते हैं, उन्हें नोदक कहा जाता है, प्रोपेलेंट्स। तो रॉकेट नोदक ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये भी केमिकल्स होते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है, किसका? इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है, ये क्या है? दैनिक जीवन में रसायन, उसका इंट्रोडक्शन है। शरीर हमारा केमिकल से बना है। शरीर की स्वच्छता के लिए हमें केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्लीनलीनेस के लिए। शरीर के स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए हमें क्या है कि केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। शरीर की सुरक्षा के लिए हमें केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। सुविधाएं हैं जहां, वहां पे भी हमें केमिकल्स का यूज करना है। खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, खाद्य पदार्थों से रिलेटेड सब वो केमिकल्स हैं। वॉर साइंस में भी बहुत सारे, और अंतरिक्ष साइंस में भी हमें बहुत सारे। इसके अलावा ये फील्ड नहीं है, बहुत सारे फील्ड्स हैं। मतलब लगभग हर कदम पर, हमारी लाइफ के हर स्टेप में, हर कदम पर हमें केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के सिद्धांतों और केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छे यूज में भी और गलत यूज में भी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सारे के सारे। जैसा हम यूज कर ले वैसे हर केमिकल्स के बारे में ये बात हो सकती है। उसका हम पॉजिटिव यूज करें तो फायदे में रहने वाला है, अगर नेगेटिव यूज करें तो नुकसान हो जाने वाला है। अब हम सारे के सारे टर्म्स हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें इनमें से किन किन को पढ़ना है? हमें पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है शरीर के स्वास्थ्य के संबंध में, यानी औषधियों के बारे में पढ़ना है। फिर हम इसके बारे में बाद में फिर पढ़ेंगे, हम किसके? शरीर की स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे। स्वच्छता के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? हम सोप के बारे में पढ़ेंगे, हम डिटर्जेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कहां जाएंगे? इसके बाद हम खाद्य पदार्थों में रसायन के बारे में हम बात करेंगे। खाद्य पदार्थों में रसायन के बारे में हम बात करेंगे, और बाकी सब तुम्हारे सिलेबस में छुटपुट हैं। कहां कहां पे? बीच बीच में, अलग अलग स्थानों पे, केमिस्ट्री के डिफरेंट चैप्टर्स में, अलग अलग जगहों पे सारी चीजें कहीं ना कहीं पे हैं। थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हम उसका बाद के पीरियड्स में, बाद की क्लासेस में हम दे देंगे, ठीक है। अब हम इंट्रोडक्शन के बाद हम चलते हैं, कहां पे चलते हैं? अब हम जाते हैं शरीर के स्वास्थ्य की ओर। स्वास्थ्य की ओर हम जाएंगे तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी? औषधियों की रिक्वायरमेंट होगी। औषधियां क्या हैं वास्तव में? तो औषधियां जहां से आती हैं, जहां से हम औषधियों के बारे में हम बात करना चाहते हैं, औषधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले हमें कुछ और बातें याद करनी पड़ेंगी। बहुत ही मामूली सा अंतर है दो शब्दों में, उन दोनों शब्दों को हम लिखते हैं। एक है औषध और दूसरा है औषधि। व्हाट इज द डिफरेंस इन बोथ? इंग्लिश लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। औषध माने ड्रग, और औषधि माने मेडिसिन। ये दो शब्द हैं। तो शरीर के स्वास्थ्य से संबंधित हमें दो बिंदुओं पर विचार करना है। पहले हमें ड्रग्स के बारे में समझना है, फिर हमें औषधि के बारे में समझना है, फिर इसके बाद इनसे संबंधित जो रसायन विज्ञान है उसे कहा जाता है रसायन चिकित्सा। रसायन चिकित्सा इसको कहा जाता है कीमोथेरेपी। ठीक है, केमिकल थेरेपी बाय केमिकल्स, रसायनों के द्वारा चिकित्सा। चलिए, तो औषध और औषधि, पहले हम औषध के बारे में बात करेंगे। औषध माने ड्रग्स। क्या है? रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ माने केमिकल्स। जो रासायनिक पदार्थ जो क्या करते हैं?
शरीर में जैव वैज्ञानिक प्रभाव, जैव वैज्ञानिक प्रभाव माने बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, उत्पन्न करते हैं। केमिकल्स विच प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन अवर बॉडी, दे आर कॉल्ड ड्रग्स। मतलब ऐसे रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर में जैव वैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जैव वैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उन्हें कहा जाता है औषध ड्रग्स। जैसे जैसे ड्रग्स में देखो हम कौन किन किन को रख रहे हैं, किस एस्प्रिन ड्रग्स में है, एनाल्जीन ड्रग्स में है, मॉर्फिन ड्रग्स में है, कोडीन ड्रग्स में है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ड्रग्स में है। अब सोचिए, एस्प्रिन भी ड्रग्स है, एनाल्जिन भी ड्रग्स है, मॉर्फिन कोडीन भी ड्रग्स है, NaHCO3 भी है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी ड्रग्स की कैटेगरी में है। ये सारे के सारे ड्रग्स की कैटेगरी में है। ठीक है? क्यों? अरे इनको हम ज्यादा अमाउंट में ले लेंगे तो जहर का काम कर जाएंगे। चाहे एस्प्रिन ले लें, चाहे एनाल्जिन ले लें, चाहे मॉर्फिन कोडीन पर अभी तो और कुछ बता रहे हैं। अफीम, अफीम अफीम से ही तो ये मॉर्फिन और कोडीन को डेवलप किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। ये ओरिजिन है, बहुत सारे ड्रग्स का ओरिजिन है अफीम। आप कहेंगे साहब ये ड्रग्स हैं, एस्प्रिन तो सिर दर्द के लिए होती है, एनाल्जिन तो बुखार को दूर करने के लिए, दर्द दूर करने के लिए होती है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिडिटी को खत्म करने के लिए होती है, मॉर्फिन और कोडीन इनको जब हम कह सकते हैं कि ये ड्रग्स हैं, इनको लेने से नशा हो जाता है ना। ये बहुत शानदार, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं। जितना चाहे खतरनाक किस्म का पेन हो, मॉर्फिन का डोज, कोडीन का डोज अच्छे खासे दर्द को दूर कर देता है, खत्म कर देता है। एक पर्टिकुलर अमाउंट हम इनका यूज करें तो हम अपनी तकलीफों को दूर करने में यूज कर सकते हैं, हम बीमारियों के इलाज में दूर कर सकते हैं, हम बीमारियों की पहचान में यूज कर सकते हैं, हम बीमारियों के रोकथाम में यूज कर सकते हैं। किसको? इन ड्रग्स को, इन पर्टिकुलर अमाउंट। अगर इनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो, चिकित्सीय प्रभाव हो, थेरेपेटिक ट्रीटमेंटल रिस्पॉन्सिबल हो, तो फिर उसी औषध को क्या कह दिया जाता है? औषधि। औषध को औषधि, मात्रा नहीं है, ड्रग्स है, मात्रा लग गई, मेडिसिन है। ठीक है? तो औषध का मतलब समझ में आ रहा, रासायनिक पदार्थ हैं। अब इनके बारे में थोड़ी सी केमिस्ट्री भी हम पढ़ेंगे। ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं ड्रग्स के। और ड्रग्स का मतलब यहां पे बेटा बिल्कुल ये, यहां पे केमिस्ट्री में जब आप पढ़ रहे हैं तो ड्रग्स का मतलब ये कतई नहीं है कि नहीं साहब जो नशे के लिए यूज किए जाते हैं सिर्फ वही ड्रग्स हैं, नहीं। ड्रग्स का मतलब यहां पे सिर्फ ये होता है जो बायोकेमिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में, उन्हें ड्रग्स कहा जाता है। ये है क्या? है क्या? ये कम अनुभार वाले यौगिक हैं। इनके अनुभार जिस रेंज में होते हैं वो होता है 100 से आमतौर पे 500 यूनिफाइड यूनिट। ये इनकी केमिस्ट्री है। ये सारे के सारे जहर हैं, विष, पॉइजन्स। अगर एक लिमिट में अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, एक्सपर्ट लिया जाए तो इनका यूज, इनसे नुकसान नहीं होता है।
लेकिन अगर बिना एक्सपर्ट की सलाह के ऐसे ही नॉर्मली हमने इनका यूज अगर कर लिया तो ये जहर का होगा। जहर का मतलब ये थोड़ा ना मर जाए, जहर का मतलब ये होता है बहुत सारे एबनॉर्मल इफेक्ट होते हैं बॉडीज पे, वो भी जहर कहलाते हैं, है ना। तो ये जहर होते हैं सारे के सारे। ये रोगों के उपचार में भी काम में आते हैं, पहचान में भी काम में आते हैं, तो फिर हम उनको क्या कह देते हैं? औषधि। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं औषधि। अब मेडिसिन, ऐसा ड्रग जो रसायन चिकित्सा में, थेरेपी बाय केमिकल्स में उपयोगी हो। ठीक है, माने जो रोगों के उपचार में, पहचान में, रोकथाम में उपयोगी हो। A drug that is useful in chemotherapy, that is called a medicine, which can be used in treatment, detection and prevention of different disease. That is called a medicine. किसी भी रोग के उपचार में या पहचान में या रोकथाम में जो पदार्थ, जो ड्रग यूज किया जा सके उसको कहेंगे हम औषधि। क्योंकि औषधियां रोकथाम भी करती हैं, पहचान भी करती हैं और इलाज तो करती ही करती हैं। यह है औषधि। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, एस्प्रिन सिर दर्द के लिए बहुत अच्छी औषधि है ना। एनाल्जीन ये बुखार को कम करने के लिए यूज की जाती है, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं रसायन चिकित्सा की। लेकिन उससे पहले एक बार हम फिर से औषध और औषधि में फर्क बता दें। सारी औषधियां मीन्स मेडिसिन्स आर ड्रग्स, बट ऑल द ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन्स। यहां पे हम सिर्फ उन ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं जो मेडिसिन के रूप में यूज किए जा सकते हैं, किए जाते हैं। हेरोइन, ब्राउन शुगर, ये भी ड्रग्स हैं लेकिन इनका हम रसायन चिकित्सा में यूज नहीं कर पाते। कोडीन, मॉर्फिन, अफीम क्या है? ये रॉ ड्रग है। अफीम, ओपियम, पॉपी जो है वो मिलते हैं हमें ओपियम यानी अफीम के पौधों से, उससे ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उससे मॉर्फिन डेवलप की जाती है, कोडीन डेवलप की जाती है, और भी बहुत सारे ड्रग्स बनाए जाते हैं। कौन से ड्रग्स? वे ड्रग्स जो गलत यूज के लिए होते हैं, नशे के लिए यूज, वो हमें यहां पे बात नहीं करनी। ठीक है, और वे ड्रग्स जो रसायन चिकित्सा में उपयोगी हैं, आपको ये हम सामने बताया, तो उनको औषधियां कहा जाती है। दो नाम हमने बताए हैं, इनके हमने यूज भी बताए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं किसके लिए? रसायन चिकित्सा। तो हम इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। रसायन चिकित्सा के बारे में बहुत सारी बात चर्चा होती रहनी है। क्या है? रसायनों यानी केमिकल्स द्वारा चिकित्सा।
माने ट्रीटमेंट, उसको केमियोथेरेपी कहते हैं, रसायन चिकित्सा कहते हैं। यानी अब जैसे एसिडिटी हो गई, हमने सोडियम कार्बोनेट को यूज कर लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाए उसका यूज कर लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लिया, और भी है कुछ जिनका हम यूज कर सकते हैं। क्या हो गया? एसिडिटी शांत हो गई। क्या हुआ? चिकित्सा हो गई। काहे के द्वारा हुई? केमिकल्स के द्वारा चिकित्सा हुई। बुखार आता है, हम एंटीबायोटिक्स को यूज कर लेते हैं। बुखार आता है, हम एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं। कैसे? एनाल्जिन ले लिया जाता है, पैरासीटामोल ले लिया जाता है। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है तो हम एस्प्रिन, सिर दर्द हो रहा है एस्प्रिन ले लेते हैं, बदन दर्द हो रहा है ब्रूफेन ले लेते हैं, इबुप्रोफेन उसको कहा जाता है। तो इन सब के द्वारा जो ट्रीटमेंट होता है रोगों का, पहचान के लिए भी यूज में लाया जाता है। टेस्ट होते हैं ना, कभी मलेरिया का टेस्ट होता है, डेंगू का टेस्ट होता है, कहीं टाइफाइड का टेस्ट होता है, और भी बहुत सारी चीजों का टेस्ट होता है। वो क्या है? वो सब रसायन चिकित्सा के अंतर्गत आती है। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। अब हम बात करेंगे औषध वर्गीकरण, ड्रग्स क्लासिफिकेशन। देखो, अगर हम ड्रग्स को क्लासिफाई करना शुरू करें, ड्रग्स को क्लासिफाई करना है तो 4 मुख्य आधार, 4 मेन बेसिस हैं। 4 मुख्य वर्गीकरण। ठीक है? जब हम वर्गीकरण करेंगे तो इनके आधार को पहचानना है, और यहां पे आधार को हमें डिटेल्स में लेके नहीं जाना है, सिंपल वे में, बहुत संक्षिप्त रूप में हमें इनके बारे में बात करनी है। ठीक है? हम उनको लिखते हैं। पहला, हिंदी थोड़ी सी कठिन है। भेषज गुण विज्ञानी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के आधार पर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के आधार पर। ठीक है? दूसरा, औषध प्रभाव, ड्रग फंक्शन, ड्रग एक्शन के आधार पर। तीसरा वर्गीकरण करेंगे हम अणु संरचना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर। और चौथा, लक्ष्य अणु या औषध लक्ष्य। लक्ष्य अणु का मतलब टारगेट मॉलिक्यूल, और औसत लक्ष्य का मतलब होता है ड्रग्स टारगेट के आधार पर। तो अब ये समझ लीजिए कि 4 प्रकार के वर्गीकरण है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में हमें जाना नहीं है। हाँ, इनमें से कौन सा वर्गीकरण ज्यादा उपयोगी है वो हम आपके बारे में बात करते हैं। सबसे ज्यादा ये
फिर ये और ये। संरचना के आधार पर सिर्फ ये रसायन विज्ञान में है, इसलिए इसको मैं देख रहा हूं। ठीक है, तो हम ड्रग्स के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। तो ड्रग्स को हम 4 तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। ड्रग्स को हम 4 तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। भेषज गुण विज्ञानी प्रभाव के आधार पर, दूसरा औसत प्रभाव एंड ड्रग एक्शन के आधार पर, तीसरा अणु संरचना यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर, और चौथा लक्ष्य अणु के आधार पर। अभी हम इनको पहले इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, संपर्क, और फिर हम उसके बाद बारी बारी से इन चारों के बारे में अलग से बात करते हैं। तो भेषज गुण विज्ञानी के आधार पर इसका मतलब यह होता है कि एक विशेष उपचार के लिए एक विशेष प्रकार के ड्रग्स की यूज करते हैं, अलग अलग प्रकार के। भेषज गुण विज्ञानी फार्मोलॉजिकल माने जो ट्रीटमेंट के बेस पे यानी रोकथाम के लिए यूज करना है, या चिकित्सा के लिए यूज करना है, या फिर इसके बाद मतलब पहचान के लिए यूज करना है। हर चीज के लिए, हर काम के लिए, हर कार्य के लिए क्या है, एक अलग प्रकार का वर्ग है। कहां पर? फार्माकोलॉजी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करें औसत प्रभाव। ड्रग किस तरीके से एक्शन लेता है, शरीर में ड्रग ने एंटर किया और उसका एक्शन जो है, उस एक्शन के आधार पर, यानी यूं कह सकते हैं एक्शन ऑफ ड्रग, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। भाई कोई औषध हमने ग्रहण करी, वो शरीर में किस प्रकार से काम कर रही है, इसके आधार पर औसत प्रभाव, इसको दूसरे तरीके से वर्गीकृत करेंगे। डिटेल्स में नहीं जाना है, सिंपल शॉर्ट में ही पढ़ना है। इसके बाद हम ये अनुसंरचना क्या, तो अनुसंरचना मतलब बड़ा सीधा साधा होता है, किसी औषध के अणु की जो संरचना सूत्र क्या है, वो किस प्रकार का एक यौगिक है, इसके बारे में डिटेल्स में जाना जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि दैनिक जीवन में इसका उससे उतना महत्व होता नहीं है। संरचना का, अनुसंरचना का कोई महत्व नहीं होता है। कहां यूज करना, कैसे यूज करना हमें जरूरत है, उसका क्या प्रभाव होता है वो भी देखना, कैसे अटैक करता है वो भी देखना है, और लक्ष्य अणु, इसको भी स्टडी किया जाता है। अब देखिए लक्ष्य अणु का मतलब क्या है, हमारे शरीर में अनेक प्रकार के केमिकल्स हैं। हमारे शरीर में अनेक प्रकार के केमिकल्स हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट होता है, कुछ ऐसे मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है जो कार्बोहाइड्रेट को अफेक्ट करें, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को अफेक्ट करते हैं। अब हम वो कब लेंगे, जब हमें इस तरह से कुछ मेंटेन करना है कि कार्बोहाइड्रेट को अफेक्ट करेगा, तो जो रोग है, बीमारी है, डिसीज है, वो अफेक्ट करेगी, उसकी पहचान हो सकती है। वो कुछ प्रोटीन्स को अफेक्ट करते हैं, कुछ वाइटामिन को अफेक्ट करते हैं, कुछ फैट को अफेक्ट करते हैं, कुछ बोन्स को अफेक्ट करते हैं। मीन बोन्स का मतलब जो बोन मटेरियल जो भी होते हैं, जितने भी, उनको अफेक्ट करने वाले हैं। तो वो कार्बोहाइड्रेट है, वो एक लक्षण है, प्रोटीन है, वो एक लक्षण है, यानी किसका टारगेट है, ड्रग का टारगेट है, उसी लक्षण या ड्रग टारगेट कहा जाता है। इसके बेस पे भी क्या होता है, जो ड्रग्स होते हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है। एक बार हम फिर से बात कर लें, 4 मुख्य आधार हैं, देयर आर 4 डिफरेंट बेसिस, सो 4 मुख्य वर्गीकरण है, सो देयर आर 4 डिफरेंट क्लासिफिकेशंस। फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ फार्मोलॉजिकल इफेक्ट, भेषज गुण विज्ञानी प्रभाव के आधार पर। दूसरा है औसत प्रभाव के आधार पर, औसत ड्रग एक्शन के बेस, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। तीसरे नंबर पर है अनुसंरचना के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल। एंड देन फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल और ड्रग टारगेट, मीन्स लक्ष्य अणु या औषध लक्ष्य के आधार पर हम ड्रग्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। अब हम इन चारों को बारी बारी से संक्षिप्त रूप में परिचित करते हैं। इन चारों को हम बारी बारी से संक्षिप्त रूप में हम परिचित करते हैं। रोगों के पहचान, रोगों का
उपचार, रोगों की रोकथाम। ये 3 फंडामेंटल टर्म्स होते हैं फार्माकोलॉजी के। 3 फंडामेंटल टर्म्स होते हैं। रोग की पहचान करना, रोग का उपचार करना, रोग का रोकथाम करना, डिटेक्शन ऑफ डिसीज, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। ये सारा कहां पे? तो हर एक प्रकार के लिए प्रत्येक कार्य के लिए विशिष्ट श्रेणी के औषध फॉर ईच एंड एवरी वर्क, सम स्पेसिफिक सीरीज ऑफ ड्रग्स इज अवेलेबल। जैसे हम बात कर रहे हैं पहले एंटासिड्स, एसिडिटी के कंट्रोल, जैसे एंटीसेप्टिक, सेप्टिक रोकने के लिए प्रतिरोधी। तीसरे एंटी पायरेटिक्स, मतलब ज्वर को, बुखार को कंट्रोल करने, जैसे एंटी हिस्टेमिन्स। एंटीहिस्टामिन्स जानते हो? हिस्टामिन्स के बैड इफेक्ट को कंट्रोल करना, जैसे एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर्स इनका। तो हर चीज के लिए ये हम यहां पे वो पढ़ेंगे जो सिंपली हमें पढ़ने हैं। हम यहां डिटेल्स में डिस्क्राइब नहीं सारा का सारा, क्योंकि ये जो फार्माकोलॉजी है बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। सारी चीजें हमें डिस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है। पहली बात ये ध्यान रखना है कि हमें सिलेबस में क्या है, यानी हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में क्या है उसकी। तो ये कुछ चीजें हैं, ये है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बेस पे। रोग पहचान के लिए, उपचार में, रोकथाम के लिए, प्रत्येक कार्य के लिए विशिष्ट श्रेणी के ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल है, वो इससे कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं ड्रग एक्शन के आधार पर। ड्रग एक्शन के आधार पर, ठीक है। जैव रासायनिक प्रक्रम पर औषध का प्रभाव। जब रासायनिक प्रक्रम का मतलब होता है बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस। किसी बायोकेमिकल प्रोसेस पे किसी ड्रग का क्या एक्शन है, किस तरीके से वो उसको अफेक्ट करता है, किस तरीके से उसको कंट्रोल करता है या उसको उत्तेजित करता है या शांत करता है ना, बढ़ाता है या कम करता है, उसके आधार पर ड्रग्स को क्लासिफाई किया जाता है। ड्रग्स को क्लासिफाई किया जाता है। औषध का जैव रासायनिक प्रक्रम को क्या है, जैव रासायनिक प्रक्रम को फास्ट करना है या जैव रासायनिक प्रक्रम को कम करना है, उसके बेस पे भी हमें क्या करना होता है, वो औषध का एक्शन जो देखना है, उसके आधार पे हमें ड्रग्स को क्लासिफाई करना है। ठीक है, जैसे क्या हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या करता है, शोथ, शोथ माने इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन प्रोड्यूस करता है।
इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है। सोथ। अब इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, जैसे एलर्जी हो गई है, ठीक है, जैसे नाक बंद होना है, ये सब इन्फ्लेमेशन के होता है। जलन सी पड़ने लग जाती है, नसें फूलने लग जाती, सूजन आ जाती है नसों में, है ना। तो हिस्टामिन का काम होता है ये सोथ उत्पन्न करते हैं। तो इसको शांत करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रति इसको हम और भी बताएंगे, इसका कुछ और चीजें बताएंगे। प्रतिहिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन यूज करते हैं। तो ये है क्या, दूसरा क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन काहे के आधार पर होता है, ड्रग एक्शन के आधार पर होता है। तीसरे के बारे में हम बात करेंगे अणुसंरचना के आधार पर। अणुसंरचना के आधार पर माने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर। अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर का मतलब क्या होता है, किस कैटेगरी में, एलिफेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, सॉल्ट है, बेस है, एसिड्स हैं, क्या है, होमोसाइक्लिक है, हेटेरोसाइक्लिक है, मिक्स्ड है, मोनोसाइक्लिक हैं, पॉलीसाइक्लिक हैं, ये सारी चीजें वो सब कहने आती हैं। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है या कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये सारे के सारे कहां पे आते हैं, अणुसंरचना में आते हैं। जैसे हम बात कर लें सल्फोनेमाइड ड्रग्स। सल्फोनेमाइड ड्रग्स, इसका स्ट्रक्चर ये होता है। अब यहां पे ये बदलता है, आर क्या है, ये एक हाइड्रोकार्बन समूह, हाइड्रोकार्बन ग्रुप, जैसे एल्काइल समूह, एराइल समूह, साइक्लोएल्काइल समूह, ठीक है। और जैसे ये बात कर रहे हैं हम सल्फोनाइड में, एस्पिरिन, एस्पिरिन क्या है, एसिटाइल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एस्पिरिन है। ये स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर के आधार पर हम इसको क्या कहें, ये सल्फोनेमाइड है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये क्या कहला रहे हैं, ये अणुसंरचना के आधार पर क्या है, ये वर्गीकरण है किसका, इसको रासायनिक संरचना भी बोल सकते हैं। अब हम चौथे नंबर पे बात करते हैं, लक्ष्य प्रभाव के आधार पर। अब लक्ष्य अणु के आधार पर हम बात करेंगे, तो जैसा लक्ष्य अणु होगा वैसे ये देख लीजिए। चलिए इसको हटाते हैं, अब लेकर आते हैं हम चौथा और आखिरी वर्गीकरण। फिर इसके बाद हम कुछ विशिष्ट औषधियों के बारे में हम बात करेंगे। टारगेट मॉलिक्यूल और ड्रग्स टारगेट के आधार पर जितने ये मॉलिक्यूल होंगे उतने हमारे पास ड्रग्स हो सकते हैं, है ना। जैसे पहला प्रोटीन, है ना, प्रोटीन पर आक्रमण करने वाले। दूसरा
कार्बोहाइड्रेट पर आक्रमण करने वाले। तीसरा, यहां पे सर इतना ही समझना है, न्यूक्लिक अम्ल पर आक्रमण करने वाले। चौथे, वसा पर आक्रमण करने वाले। अब ड्रग टारगेट प्रोटीन है, उस पे जो ड्रग अटैक करते हैं वो अलग कैटेगरी बनाएंगे। अब प्रोटीन एक थोड़ी ना है, असंख्य प्रोटीन होते हैं बॉडी में, तो अलग अलग प्रोटीन के लिए अलग अलग ड्रग की रिक्वायरमेंट। हाँ, ये बात हो सकती है। क्लास ऑफ प्रोटीन्स यानी डिफरेंट इन पर्टिकुलर क्लास ऑफ प्रोटीन, जहां पे है पर्टिकुलर क्लास ऑफ प्रोटीन है, वहां पे एक पर्टिकुलर ड्रग काम कर सकता है। कार्बोहाइड्रेट पे अटैक करें ना, कार्बोहाइड्रेट पे अटैक करे, स्टार्च पे अटैक करे, सेलुलोज पे अटैक करे, ग्लूकोज पे अटैक करे, सुक्रोज पे अटैक करे, ये एक अलग कैटेगरी है। हो सकता है अलग अलग हो सकता है एक ही हो। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए पे अटैक करने वाले। वसा, फैट, ऑयल एंड फैट विच आर इन अवर बॉडी, जो हमारे शरीर में वसा और लिपिड है ना, तो इन पे जो अटैक करने वाले अलग अलग पदार्थ हैं, तो अलग अलग ड्रग्स भी यहाँ पे आएंगे। ये सिंपल क्लासिफिकेशन है। अब इसमें डिटेल्स में याद करने की आपको आवश्यकता नहीं, जितनी हमें जरूरत है वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, ये तो हो गया कहा क्या था, जो डिफरेंट बेसिस हैं उनकी बेस पे। अब हम बात करते चिकित्सीय प्रभाव। चिकित्सीय प्रभाव का अर्थ क्या होता है? थेरेपेटिक एक्शन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ थेरेपेटिक एक्शन, ये बिल्कुल अलग तरीके का है। और ये क्या है? फार्माकोलॉजिकल, यानी फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो है फार्माकोलॉजिकल प्रभाव के आधार पर ही हम बात करेंगे। तो अब यहां पे बात करेंगे चिकित्सीय प्रभाव। पहले तो हम इसका मतलब समझते हैं सामान्य चिकित्सीय प्रभाव। ये डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं कर रहे, इससे समझने के रखने की बात है। चिकित्सीय प्रभाव का मतलब जैसे हमने कोई ड्रग यूज किया, मेरी मेडिसिन यूज करी, तो उसका प्रभाव काहे पे हो रहा है। और भाई एसिडिटी है तो हम एनाल्जेसिक थोड़ा नहीं यूज कर रहे हैं, और बुखार है तो हम एंटासिड दे देंगे। सीधी सी बात, बुखार है तो एंटासिड दे देंगे, जो बुखार के चिकित्सा में प्रभावी है, बुखार की चिकित्सा में प्रभावी, ज्वर की चिकित्सा में प्रभावी है, दैट इज इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, उस ड्रग को यूज किया जाएगा। तो यह है चिकित्सीय प्रभाव। मतलब बुखार पे कौन सी दवाई काम करेगी, ज्वर को कम करने के लिए कौन सी, तो ज्वर को कम करना, ये चिकित्सीय प्रभाव है। तो हमें ऐसे ड्रग को सिलेक्ट करना है जो ज्वर को कम करे। दर्द हो रहा है शरीर में, तो हम एक ऐसे ड्रग को सिलेक्ट करेंगे जो हमारे शरीर के पेन को कंट्रोल करे और धीरे धीरे उसको खत्म करे। एलर्जी है तो एलर्जी दूर करने वाला ड्रग यूज करना पड़ेगा हमें, है ना। अब हम कहेंगे ऐसा सिर दर्द होगा जैसे फ्रैक्चर हो गया किसी को, तो एस्पिरिन, डिस्प्रिन, ब्रूफेन, प्रोफेन, इबुप्रोफेन, ये सब बेकार है, इनका कोई यूज नहीं है, ये काम ही नहीं करेंगे, इनका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। इसके लिए क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग पेन किलर की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे जो दवाई दी जाती है थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग दी जाती है। ये सब क्या कहलाते हैं? चिकित्सीय प्रभाव के आधार पर सबसे पहले हम बात करेंगे प्रति अम्ल की। प्रति अम्ल, एंटासिड्स। तो प्रति अम्ल समझना है तो अम्लता समझना होगा। जानते सब हैं, अम्लता का मतलब होता है एसिडिटी। कहां पे? आमाशय में, स्टमक में। इसकी अम्ल, कौन से अम्ल की? HCl की। अप्रत्याशित मात्रा। अप्रत्याशित मात्रा का मतलब abnormal amount of hydrochloric acid in stomach is produced, then we can say that is acidity. ये कहां से आता है? अरे भाई, आमाशय की दीवारें ही
उनमें कुछ पेशियां होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, कुछ ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करती हैं और वो वहां पे धीरे धीरे करके छोड़ती रहती हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ अवर बॉडी। जैसे भोजन पहुंचता है हमारे आमाशय में, स्टमक में, तो वो क्या करता है, वहां से अम्ल का निकलना, एसिड का निकलना शुरू होता है, वो मिक्स होता चला जाता है, खाने में मिक्स होता है और खाने को क्या बना देता है, एसिडिफाई कर देता है, अम्लीय बना देता है। तो क्यों है जरूरी भाई, बिना अम्लीय रहे तो क्या क्या भोजन ठीक नहीं रहेगा? नहीं रहेगा, धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगा, उसका फर्मेंटेशन स्टार्ट, जैसे सड़ना शुरू हो जाएगा। अब बोलिए साहब एसिड के क्या होता है, एसिड से क्यों नहीं सड़ता? तो भैया एसिड में, एसिडिक मीडियम में माइक्रोब्स डेवलप नहीं होते हैं तो मर जाते हैं। माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज, बैड बैक्टीरियाज, वायरस, ये सब डेवलप नहीं होते काहे में, एसिडिक मीडियम में। फर्मेंटेशन के लिए जो माइक्रोब्स काम में आते हैं वो भोजन में ऑलरेडी होते हैं, अगर जैसे भोजन में एसिडिक मीडियम हो तो वो खत्म हो जाता है। तो उसको तो अम्ल वहां से आता है। अब अम्ल की मात्रा हो गई ज्यादा, हमें जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा हो गई, और ज्यादा हो गई तो जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो आमाशय में काम नहीं करेंगे प्रॉपर्ली। एसिड की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन अमाउंट होगी, एक पर्टिकुलर पीएच वैल्यू होगी, पर्टिकुलर पीएच वैल्यू होगी तो वो काम करेगा प्रॉपर्ली, डाइजेशन प्रॉपर्ली होगा। और अगर एक लिमिट से ज्यादा एससीएल उसमें ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो उसको एसिडिटी में, हम बात एसिडिटी कर रहे हैं, ज्यादा अमाउंट हो गया एससीएल का तो पीएच वैल्यू कम हो गई, और पीएच वैल्यू कम हो गई तो एसिडिटी हो गई। एसिडिटी नॉर्मल वे में हम कहते हैं खट्टी डकारें आ रही है, वो खट्टी डकारें आने का कारण क्या है, आमाशय में अम्ल की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अप्रत्याशित मात्रा, तो ये हो जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग्स यूज में लाए जाते हैं, तो एसिडिटी को नियंत्रित करने में प्रयुक्त जो ड्रग्स होते हैं उन्हें प्रतिअम्ल या एंटासिड्स कहते हैं। पहला, प्राचीन काल से जो चलता चला आ रहा है, सन 1970 तक जो चला, वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर ये आया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आया। अभी पहले बार क्यों इनको यूज कर रहे हैं? अरे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिक इन नेचर क्षारीय होता है, अम्ल मिलेगा, रिएक्शन हो जाएगी, क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम क्लोराइड घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, डाइजेस्ट होकर बाहर निकल जाएगा, बिना डाइजेस्ट हुए बाहर निकल जाएगा। पानी की तो कोई जरूरत ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में निकल जाएगी किसी ना किसी तरीके से बाहर, तो ये काम करता है। लेकिन ये बेसिक इन नेचर है, प्रॉपरली वाटर सॉल्युबल है, जल में पूर्णता विलय है, प्रबलता क्षारीय, प्रबल क्षारीय ये भी है। ये क्या है कि अगर इसकी अमाउंट थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाए ना तो ये भी फिर नुकसान करना शुरू कर देती, क्या है कि पीएच को बढ़ा देती है। बेसिक मीडियम बेसिक 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 होता चला जाता है तो पीएच 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 बढ़ती चली जाती है, और पीएच जब ज्यादा बढ़ जाती है तब भी डाइजेशन में दिक्कत होती है। अब लेकिन मजबूरी में ये लिया जाता है, मजबूरी में ये लिया जाता है, लेकिन अब इसको उसकी वजह ये ज्यादा इफेक्टिव है। क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों बेस हैं, दोनों बेस हैं बट नॉट एल्काइल, क्षार नहीं है, क्षारक हैं, जल में अभिलेय हैं। तो जब ये हम लेते हैं एज एंटासिड तो ये क्या करते हैं, ये जाके आमाशय में, पानी में, उसके मीडियम में घुलते नहीं है, बस केवल और केवल अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। दे रिएक्ट विथ एसिड ओनली, दे डू नॉट डिसॉल्व, दे आर नॉट डिसॉल्व्ड। और जब डिसॉल्व नहीं होते हैं तो ये पीएच वैल्यू को अफेक्ट नहीं करते, ये पीएच वैल्यू को अफेक्ट नहीं करते। क्यों? एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, पानी बन जाएगा, बात खत्म हो गई। तो पीएच को ये अफेक्ट नहीं करते, ये केवल HCl से रिएक्ट करते हैं। तो जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेटर देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे हम व्यवहारिकता में इनो, तो इनो में क्या होता है,
ऐसे ही किसी केमिकल को थोड़ी सी मात्रा में, एक लिमिटेड अमाउंट में उसको रख, जिसका रिएक्शन, जिसका बहुत फास्ट रिएक्शन और जल्दी से रिएक्शन, और उसके साथ में कुछ और एडिशनल सब्सटेंसेस होते हैं। तो एंटासिड्स क्या है? एसिडिटी को नियंत्रित करने में जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें एंटासिड्स कहा जाता है। एसिडिटी क्या है? आमाशय में अम्ल HCl की अप्रत्याशित मात्रा, अनावश्यक मात्रा, है ना, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक। जब ये पहुंचे तो उसको कहा जाता है एसिडिटी। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या यूज किया जाता है? एंटासिड्स। आमतौर पर एंटासिड्स कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। सबसे पहले किसको यूज किया गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज किया जाता रहा 1970 तक। इसके बाद फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया गया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाटर सॉल्युबल है, ये क्या करेगा? पीएच वैल्यू को डिस्टर्ब करेगा। इसका थोड़ा सा भी अमाउंट अगर आ जाए तो ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा। लेकिन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल हैं, ये क्या करते हैं? रिएक्शन तो करते हैं, एसिडिटी कंट्रोल तो करते हैं, लेकिन अगर इनकी थोड़ी बहुत अमाउंट एक्स्ट्रा आ जाए, ज्यादा आ जाए, तो ये पानी में घुलते नहीं है, पड़े रह जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? पीएच वैल्यू को अफेक्ट नहीं करते, और पीएच वैल्यू को अफेक्ट नहीं करते तो ये डाइजेशन को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक है, लेकिन यही नहीं है, इनके अलावा भी कुछ और है। अब आज के दिन समाज, आज के समय में, अब हम आज के समय में कुछ और प्रतिअम्लों की पहचान आपको बताते हैं। तो यहां पे ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, हमें प्रतिअम्लों के नाम पढ़ने हैं, नाम सीखने हैं, और उनके कुछ एक स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें बात करनी है। तो चलिए हम कुछ और सिमेडिटीन, ये एक एंटासिड है, प्रतिअम्ल है। इसका एक और नाम है टेगामेट, इसका एक और नाम है टेगामेट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे अभी। इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे हिस्टामिन। हिस्टामिन, इसका भी स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, ये याद कर लेना है। इसके बाद हमें रेनिटिडीन पढ़ना है। इसके बाद हमें रेनिटिडीन पढ़ना है। इसका एक और नाम है जेनटेक। जेनटेक असल में टेगामेट है, जैसे सिमेडिटीन के नाम से नहीं मिलता है मार्केट में, टेगामेट के नाम से मिल जाएगा, जेनटेक के नाम से मिल जाएगा, रेनिटिडीन के नाम से ये आमतौर पर नहीं मिलेंगे। हिस्टामिन तो हिस्टामिन है, ये ऐसे ही मिल जाएगा। अब हमें इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करनी है। सबसे पहले हम आपको टेगामेट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखिए तो ये पायरोल है, एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। इसके कार्बन नंबर 1 पर कुछ अटैचमेंट होता है। क्या अटैचमेंट होता है, इसके बारे में हमें ध्यान देना है। ये है मिथाइल ग्रुप। कार्बन नंबर 2 पे एक साइड चेन जुड़ी होती है, साइड चेन जुड़ी होती है जो सल्फर के द्वारा अटैच्ड होती है एक और लंबी कार्बन चेन के साथ, जिसमें आखिर में एमिनो ग्रुप होता है, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। ये सिमेडिटीन का स्ट्रक्चर है। अब रेनिटिडीन के बारे में अगर हम बात करें तो ये अगर आप इसको स्ट्रक्चर को अगर गौर करें, ये क्या है पायरोल है। ये क्या है? पायरोल डेरिवेटिव। कौन? ये। और ये क्या है? फ्यूरान डेरिवेटिव। कौन? रेनिटिडीन। ये स्ट्रक्चर के बेस पर बात कर रहे हैं। अब ये एक फ्यूरान स्ट्रक्चर तो हमने बनाया। अब इस समय फ्यूरान स्ट्रक्चर में क्या है, इसके इस कार्बन एटम पे 1 डैश पे क्या जुड़ा हुआ है, इसमें अब आपको याद रखना पड़ेगा, यहां पे एक टर्सरी नाइट्रोजन जुड़ी है जिसपे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। इसके अलावा इसके दूसरे कार्बन पे सेम टू सेम इसकी जैसे एक नाइट्रोजन के साथ चेन जुड़ी रहती है।
थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें क्या है, पायरल स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, फ्यूरान स्ट्रक्चर है। इसकी ये स्ट्रक्चर है सेमेलिटिन की, टेगामेट की, और ये स्ट्रक्चर है हेरेडिटिन की, जेनेटिक। अब हम बात करते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या है, ये भी पायरल का डेरिवेटिव है। सॉरी नहीं, चलिए बताते हैं इसको। ये हिस्टामिन का स्ट्रक्चर है। इन तीनों स्ट्रक्चर्स को ये एज एंटासिड हम इसको याद करेंगे। आज के टाइम में जो एंटासिड्स यूज किए जाते हैं वो यही यूज किए जाते हैं। सॉल्ट्स का यूज करना और बेस का यूज करना थोड़ा सा, कारण क्या है, सॉल्ट्स के और जो बेसिक सॉल्ट्स हैं और जो बेसिस हैं HCl के साथ थोड़ा सा फास्टली रिएक्ट करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। थोड़ा सा अमाउंट इधर उधर हो जाए तो क्या हो सकता है कि स्टमक में अल्सर हो सकता है। इसलिए एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए इन टेगामेट है, जेंटेक है या हिस्टामिन है, इनके जैसे सब्सटेंसेस को यूज किया। लेकिन जैसे क्या है ना कि हिस्टामिन को अगर आप यूज करते हैं तो ये एसिडिटी को तो कंट्रोल कर लेगा, लेकिन अगर थोड़ी बहुत अमाउंट इसकी ज्यादा हो जाएगी तो हिस्टामिन क्या है कि ये सोथ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। सोथ का मतलब होता है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, नसों में दिक्कतें होने शुरू हो जाती है, जलन होती है, अजीब सी मतलब एंजाइटी बढ़ जाती है, वो होता है। तो हिस्टामिन को भी कंट्रोल करना है। ये स्ट्रक्चर याद कर लो। हाँ, ये जितने भी हम स्ट्रक्चर यहां पे बता रहे हैं, जितने भी हम स्ट्रक्चर यहां पे बता रहे हैं, ये स्ट्रक्चर सिर्फ इसलिए है कि अगर आपके पास एग्जामिनेशन में स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाए तो आप पहचान कर सकते हो। जितने एनसीईआरटी बुक में आपके स्ट्रक्चर हैं इन सब को हमें पढ़ना पड़ेगा, इन सब को हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये हिस्टामिन है, ये क्या है, ये एक बाहिका स्फारक, बाहिका स्फारक वैसोडाइलेटर। ये क्या करता है, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, इसके बारे में स्ट्रक्चर भी बना है। ये सोथ इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है। इन्फ्लेमेशन माने जलन वलन सी होती है, आंतें वांतें सूज जाती है। ये क्या करता है, एलर्जी प्रोड्यूस करता है। कहां पे, सर्दी जुकाम वगैरह। नाक में जलन होती है, नाक में खुजली होने लग जाती है जब जुकाम होता है, एलर्जी की वजह से होता है। उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है हिस्टामिन। बाहिका स्फारक, बाहिका स्फारक, बाहिका का मतलब जानते हो, ट्यूब्स जिनमें से लिक्विड्स वगैरह बहते हैं हमारे शरीर में, गैसियस सब्सटेंस एंड फ्लूइड्स बहते हैं। क्या फ्लूइड्स बहते हैं, एयर जाती है ना, पानी पीते हैं, ब्लड जिसमें से रन कर रहा होता है, तो वे हैं बाहिका है। बाहिका स्फारक, बाहिका स्फारक का मतलब होता है बाहिका यानी जो ट्यूब्स हैं उनके साइज को डिस्टर्ब कर देता है, वैसोडाइलेटर इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये बाहिका स्फारक है। हम बाहिका स्फारक का काम ना होने पाए, हिस्टामिन का इफेक्ट ना हो, बैड इफेक्ट ना होने पाए, एलर्जी ना होने पाए, सोथ ना होने पाए, इन्फ्लेमेशन ना होने पाए, तो कुछ ड्रग्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो हिस्टामिन का
नकारात्मक प्रभाव, रोकने और समाप्त करने में उपयोगी। जो ड्रग्स होते हैं उनका नाम क्या होता है, ये हमें उस क्लास का नाम याद करके रखना है। हिस्टामिन का प्रभाव क्या है, शोथ प्रोड्यूस करते हैं, ये बाह्यिका स्फारक है, एलर्जी प्रोड्यूस करता है सर्दी जुकाम में, बाह्यिकाओं को क्या रक्त के संचारण में धमनियां भी होती हैं, शिराएं भी होती हैं, इनमें भी प्रभाव ये इसका होता है। ठीक है, श्वास नली होती है उसमें भी प्रभाव होता है, कैपिलरी होती हैं उनमें भी इसका प्रभाव होता है। तो इसके लिए जो ड्रग्स यूज में लाए जाते हैं, उपयोगी औषध, वो क्या कहलाते हैं, प्रति हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन। फिर से एक बार हम बात करें, हिस्टामिन और हिस्टामिन के डेरिवेटिव्स, कुछ और भी सारे हिस्टामिन्स कहलाते हैं, और भी डेरिवेटिव्स हैं। और जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ से यहाँ पे मिथाइल आ जाए, यहाँ पे थाइल, कोई अल्काइल, यहाँ पे भी कुछ डेरिवेटिव्स बन जाए तो क्या सारे के सारे हिस्टामिन्स कहलाएंगे। बेस कंपाउंड क्या है, हिस्टामिन्स हो जाएगा। इसका मेन ये कैसा होता है, ये बाह्यिका स्फारक होता है, वैसे डेरिवेटिव है ना। मतलब जो ट्यूब्स वगैरह होते हैं बॉडी में, जो यहाँ से ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स को मतलब समझ रहे हो, धमनियां हैं, सिराएं हैं, कैपिलरीज हैं, तो वे सब शोथ उत्पन्न करता है, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है, एलर्जी प्रोड्यूस करता है, सर्दी जुकाम वगैरह होता है। ये सारी चीजें जो है, ये जो प्रभाव है किसका है, हिस्टामिन का प्रभाव है। तो हिस्टामिन के नकारात्मक प्रभाव, ये सब गड़बड़ हो रहा है जब से नकारात्मक, इसको रोकने के लिए और समाप्त करने के लिए जिन औषध का उपयोग करते हैं, जो औषध उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन, इनके नाम याद करके रखने हैं और एक दो के हमें स्ट्रक्चर याद करके, नाम भी याद करके रखने और एक दो के स्ट्रक्चर। तो लिखते हैं, हम नाम भी लिखते हैं और उनके स्ट्रक्चर एक बार हम फिर बता दें। हिस्टामिन एक एंटासिड है, ज्यादा अमाउंट हो जाता है, इसके नकारात्मक प्रभाव शुरू हो जाते हैं। जिनको समाप्त करना है तो किसी और दूसरे ड्रग की रिक्वायरमेंट होती है, उनको क्या कहा जाता है, प्रति हिस्टामिन या फिर एंटी हिस्टामिन। ठीक है क्या, ये काम करता है, ये काम करता है, ये काम करता है, और भी कुछ ये मेन फंडामेंटल होते हैं। इनको रोकने के लिए जिनका यूज करते हैं वो प्रति हिस्टामिन है। नाम लिखते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए इनके महत्वपूर्ण उदाहरण हम बात करते हैं। अरे महत्वपूर्ण उदाहरण का मतलब है जो हमारे यहाँ पे होते हैं, हमारी बुक्स में होते हैं, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। देखिए प्रतिहिस्टामिन में दो ड्रग्स का मुख्य रूप से यूज किया जाता है। कौन कौन से हैं? ब्रोमोफेनिरामिन है, डाइमेटेप जिसको हम कहते हैं, और दूसरा सेलेन है। इन दोनों के हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ये इसका बेस स्ट्रक्चर है। इसमें यहां पे नाइट्रोजन है, तो ये आप समझ सकते हैं प्रीडिंग स्ट्रक्चर है।
और ये इसमें ये बेंजीन स्ट्रक्चर है। ये पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ी है, ब्रोमो फेनिसाल्फार। और ये जो एक कार्बन के द्वारा अटैचमेंट है, और ये नाइट्रोजन ग्रुप यानी अमीनो ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है, अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, टर्सरी अमीनो ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े रहते हैं। ठीक है, क्या है ये? एक टर्सरी अमीन है। क्या है ये? एक टर्सरी अमीन है, जिसमें एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग पेरिडीन होती है और एक बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन रिंग में ब्रोमीन पैरा पोजीशन पे अटैच्ड होती है। ये है क्या? यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी जुड़े, कार्बन यहाँ पे भी है, चाहे तो इसको पूरा स्ट्रक्चर बना के रख सकते हैं। यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ी है। ये लीजिए, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ब्रोमो फेनिरामीन की। अगर ब्रोमीन ना हो तो ये फेनिरामीन हो गई, अगर ब्रोमीन ना हो तो फेनिरामीन इसका फेनिर अमीन। अमीन है, क्यों? यहाँ पे अमीन है। कैसी है ये? टर्सरी अमीन। इसके बाद हम सेल लाइन के बारे में बात करते हैं। तो सेल लाइन का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें एक एलिसाइक्लिक एमीन है। देखो, यहाँ पे भी एक टर्सरी अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी एक टर्सरी अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। एक ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, इसमें बेंजीन रिंग है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये सेल लाइन का स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये डायमिटेट का स्ट्रक्चर है। वैसे अगर हम इसमें से ब्रोमीन को हटा दें तो हम कह सकते हैं ब्रोमो नहीं है, फेनिरामीन है। ये क्या है? ये 2 महत्वपूर्ण उदाहरण है। किसके हैं? एंटीहिस्टामिन के 2 महत्वपूर्ण उदाहरण है। चलिए, प्रतिहिस्टामिन। प्रतिहिस्टामिन का मतलब हिस्टामिन के जो नकारात्मक प्रभाव है उनको समाप्त करने के लिए 2 महत्वपूर्ण हैं, डायमेटेप और सेलेन। ये डायमेटेप और सेलेन बार बार इसे भी हमारे बाजार में मिल सकते हैं इस नाम से, ब्रोमोफेनिरामिन और टरफेनाडिन। ये नॉर्मली ऐसे नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स बहुत सारे हैं, तंत्रिकीय और सक्रिय औषध। इनमें अभी हम आपको एक औषध के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ चीजें हम वहां पर बात करेंगे। अनिद्रा, है ना, तनाव, विक्षोभ, अनिद्रा, तनाव, विक्षोभ, चिंता, उत्तेजना, ये सारे के सारे टर्म्स कहां से रिलेटेड होते हैं? नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, तंत्रिका तंत्र से संबंधित है।
और जब तंत्रिका तंत्र में अनियमितता होती है तो कभी अनिद्रा होती है, कभी तनाव होता, कभी विक्षोभ होता, कभी चिंता होती, कभी उत्तेजना बढ़ती है। हाँ? अनिद्रा, नींद नहीं आती है ना? उत्तेजना, एंजाइटी बढ़ती है, एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। एंजाइटी, एक्साइटमेंट अलग होता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, वो है चिंता। जानते हैं चिंता क्या होती है? विक्षोभ, इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है, कभी दिमाग काम नहीं करता है, कभी शरीर काम नहीं करता है, तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, है ना? चिंता, स्ट्रेस बढ़ जाती है। ये सब के सब कहा है कि तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के में इरेगुलरिटीज होने की वजह से ये होती है। अगर नर्वस सिस्टम को जो हाईली एक्साइटेड स्टेट में है तो उसको, उसके एक्साइटमेंट को कंट्रोल कर लिया, या फिर नर्वस सिस्टम स्लो हो गया है, या तो फास्ट हो गया या स्लो हो गया, दोनों ही कंडीशंस में ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो तंत्रिका तंत्र की जो सक्रियता है उसको नियमित और नियंत्रित करने के लिए कुछ सब्सटेंसेस का यूज किया जाता है। उनमें से एक होता है पहले प्रकार का, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स के बारे में बात करें तो पहला होता है प्रशांतक। और आज हम प्रशांतक, इनका अंग्रेजी नाम होता है ट्रैंक्विलाइजर्स। प्रशांतक, अशांतक। अशांतक कहां, अशांति कहां से आती है? तंत्रिका तंत्र में अनियमितता से, अशांति से, अनिद्रा हो गई, तनाव हो गया, विक्षोभ हो गया, चिंता हो गई, है ना? उनको शांत कर ले, उनको शांत कर ले, अनिद्रा दूर हो जाए, तनाव मुक्त हो जाए, विक्षोभ खत्म हो जाए, चिंता दूर हो जाए, उत्तेजना कंट्रोल हो जाए। अगर ऐसा कुछ हो तो ये कब होगा? जब हमारा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र प्रॉपरली काम कर ले। तो हम यहां पे बात करेंगे तंत्रिका तंत्र की सक्रियता को नियंत्रित और नियमित करने में उपयोगी औषध और औषधि, उन्हें कहा जाता है प्रशांतक। ठीक है, उन्हें कहा जाता है प्रशांतक, ट्रैंक्विलाइजर्स। इनके 2-4 एग्जांपल्स भी हम याद कर लेते हैं। प्रशांतक में 2-4 एग्जांपल हम याद कर लेते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण में हम लिखते हैं एप्रोनाइजिड। और दूसरा फिनाल्चिन। ठीक है, इनके बारे में हम आपको बताते हैं। फिर से एक बार हम बात कर लें। अनिद्रा, तनाव, विक्षोभ, चिंता, उत्तेजना, ये जितने भी हैं, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिस्टरबेंस है या टेंशन वगैरह है, तो ये सारे के सारे नर्वस सिस्टम में जो रेगुलरिटी होती है इसकी वजह से। इसे रेगुलरिटी को समाप्त करना है, नियंत्रित करना है, नियमित करना है, तो कुछ औषधि यूज किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रशांतक, ट्रैंक्विलाइजर्स। इनमें से जो मेन एग्जांपल्स हैं वे हैं आपके 2 एग्जांपल्स हम यहाँ पे लिखते हैं, और हम इनकी संरचना सूत्र के बारे में भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, इनका संरचना सूत्र हम याद कर लेंगे। देखो, इप्रोनाइजिड, इसका जो स्ट्रक्चर जो है ये हम आपको बता दें कि ये स्ट्रक्चर फिर से हम एक बार बताएंगे। ये पिरिडीन स्ट्रक्चर है, हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर। इसमें जुड़ा हुआ है एक कीटोनिक ग्रुप, लेकिन साथ में जुड़ा हुआ है NH ग्रुप, तो ये हो गया एमाइड। एमाइड इसमें जुड़ा हुआ है एक और अमीनो ग्रुप, इसमें जुड़ा हुआ है एक और अमीनो ग्रुप, और अमीनो ग्रुप के साथ जुड़ा होता है CH, CH3, CH3 मीन आइसोप्रोपाइल ग्रुप।
ये है अप्रोच। ये देखिए कई तरीके से, ये एमाइड भी हो सकता है, ये हाइड्रोजन डेरिवेटिव भी हो सकता है, ये अम्ल एमाइड भी हो सकता है, हाइड्रोजन डेरिवेटिव भी हो सकता है, और साथ में इसके बारे में हम बात कर लें, ये क्या है, pyridine डेरिवेटिव भी है, pyridine डेरिवेटिव। ये क्योंकि अगर इस रिंग को उठाकर देखें तो ये pyridine डेरिवेटिव। और अगर हम फिनालजीन के बारे में बात करें तो ये इसका स्ट्रक्चर है ये क्या है, सब जानते हैं, बेंजीन है। बेंजीन में क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन में ये कार्बन चेन जुड़ी है और इसके एंड में जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन का एक डेरिवेटिव है। तो ये है प्रशांतक के कुछ एग्जांपल्स। इनको अब हम आगे इस जो न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स हैं, तंत्र की औषधि, सक्रिय औषधि जो है, इनसे संबंधित दूसरी क्लास पे बात करेंगे। इनसे संबंधित दूसरी क्लास पर बात करेंगे। वो क्या होते हैं, एनाल्जेसिक होते हैं। एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर्स। एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर्स। एनाल्जेसिक का मतलब कुछ हद तक होता है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करें, वो भी है, लेकिन मेनली क्या होते हैं, पेन किलर्स होते हैं। पीड़ाहारी, दर्दनाशक इनको कहा जाता है। ये भी कहाँ पे डिपेंड करते हैं, न्यूरोलॉजी यानी नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, तंत्रिका तंत्र पे डिपेंड करते हैं। तो जो दूसरी क्लास होगी, दूसरा वीडियो होगा हमारा, उसमें हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स, इन्हीं के दूसरे क्लासेस के बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो को, इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।